सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा और इसने ही प्री फायर नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र का अध्ययन करना। देखो, प्री फायर की फुल फॉर्म भी है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फोर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो इस मिशन में ट्विन यानी कि 2 शू बॉक्स साइज के जलवायु उपग्रहों को तैनात किया गया है और इस प्री फायर मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से अंतरिक्ष में निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव की जांच करना है। बाकी देखो, नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना भी तभी होती है जब डीआरडीओ की होती है, यानी कि 1958 में हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अच्छा, इसी तरह से नासा के कुछ और मिशन भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी 2024 में ही हमने पढ़ा था कि नासा ने पेस मिशन को लॉन्च किया था ओशियंस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। आर्टेमिस मिशन इसे लॉन्च करेगा नासा, जिसका उद्देश्य है एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजना और इस बार एक महिला भी जाएंगी, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। और याद रखना, नासा ने कहा कि वो 2029 में डाविंची मिशन को लॉन्च करेगा। अब ये मिशन है क्या? तो ये मिशन 2029 में शुक्र ग्रह यानी कि विनस के पास से उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। अच्छा, नासा और इसरो मिलकर के कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तो निसार। और नासा ने एक साइकी मिशन भी लॉन्च किया था, वैसे आपको याद हो तो साइकी क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड है उसकी स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया था। तो नासा से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे वर्ष 2029 में एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। एएफसी का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है एएफसी वुमेन्स एशियन कप की। और कौन से वर्ष की हम बात कर रहे हैं? 2029 की बात कर रहे हैं, जिसे होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। और इस तरह से ये पहला मध्य एशियाई देश होगा इसे होस्ट करने वाला। इसके अलावा 2026 का भी बता दिया गया कि इसे होस्ट करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। 2026 में ऑस्ट्रेलिया, 2029 में उज्बेकिस्तान। भाई हर 4-4 साल में होता है। तो अब आप पूछोगे कि 2022 वाला फिर कहां पे हुआ होगा? तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, वो भारत में हुआ था, इसीलिए याद रखना चाहिए। और उसको चाइना ने जीता था। किसको हराया था? साउथ कोरिया को हराया था। चलो एक बार फिर फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो अभी आपको याद होगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये कहां पे होगा? ब्राजील में होगा। अभी आपको याद होगा इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था मोहन बागान को हरा करके। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल जो टूर्नामेंट होता है वो डुरंड कप है। 2023 में जो हुआ था लास्ट एडिशन, वो 132 हुआ था, उसको मोहन बागान ने जीता, ईस्ट बंगाल को हराया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 इसे पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप को जापान ने जीता, अभी उज्बेकिस्तान को हराया। वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। अच्छा, अभी यहां से आगे बढ़ेंगे उससे पहले 2 प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, होमवर्क प्रश्न है आपके। आपको बताना है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अभी 2024 में होगा वो कहां पे होगा, और इसी तरह से आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो 2027 में है वो कहां पर होगा। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बाकी देखो, हमने पढ़ा था अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023, ये चुना गया मैरी एयरब्स को, ये इंग्लैंड की हैं। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, जिसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डी और पुरस्कार की बात करें तो पुरुषों में लियोनेल मेसी को चुना गया जो कि अर्जेंटीना से हैं, और महिलाओं में एटना बोनमाटी को जो कि स्पेन की हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण था, कतर में हुआ। मैस्कोट था लाइव, जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। और अब जो 2026 में होगा 23वां संस्करण, वो 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। और 25वां संस्करण जो कि 2034 में होगा वो सऊदी अरब होस्ट करेगा। मैंने एक और पॉइंट लिख दिया, सऊदी अरब 2034 में 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। अच्छा, हमारे जो फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री जी, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वो पॉइंट भी रह गया, उससे भी ध्यान रखना।
बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं तो 11 होते हैं, ये याद रखना। फुटबॉल से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बन रहे हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। और आज का हमारा प्रश्न क्या था, ये हम जो प्रश्न देख रहे हैं कि वर्ष 2029 में 29 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सा होगा, तो उज्बेकिस्तान। देखो उज्बेकिस्तान के भी स्टैटिक देख लो कि इसकी कैपिटल ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, डस्टलिक एक्सरसाइज होती है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 मई को। तो हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था और थीम क्या है, योजना का हिस्सा बने। इंग्लिश में बोलोगे तो बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब आप कहोगे 22 मई को ही क्यों मनाते हैं। एक्चुअली में 22 मई 1992 को जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन हुआ था। और आपको याद हो तो 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, याद होगा, और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था जैव विविधता संरक्षण को लेकर के। अच्छा, एक प्रश्न आप ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से, जिसे अपनाया गया था दिसंबर 2022 में कोप 15 के दौरान, जो कि कहां पे हुआ था ये कोप 15। कोप मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 15 का आयोजन ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अब यहां से एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि कोप 16 का आयोजन अभी होगा, इसी साल होगा अक्टूबर नवंबर में 2024 में, तो वो कहां पे होगा, तो वो कोलंबिया में होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, स्टैटिक है। जैसे कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब मनुष्य, पक्षी, पेड़, घास फूस, कीड़े मकोड़े, ये सब जैव विविधता बनाते हैं। तो पूरे विश्व का भारत में 8% जैव विविधता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये कहां पर है, अमेजोन वर्षा वनों में। पृथ्वी के फेफड़े भी इसी को कहते हैं, अमेजन वर्षा वनों को, जो कि मुख्य रूप से ब्राजील में फैले हुए हैं, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। और एक और प्रश्न बनेगा कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो भी आंसर होगा जैव विविधता। अब 22 मई से मैंने आपको 22 की 3 टुकड़ी याद कराई थी, याद होगा आपको। एक तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आपने मनाया, फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे, और अब ये 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। तीनों ऐसे ही याद रखना, याद रहेंगे आपको। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस हो गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 17 मई को ही विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी होता है। फिर 20 मई को वर्ल्ड बीज डे, मधुमक्खी दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। और अभी 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया था और इंटरनेशनल टी डे भी मनाया था। तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 30। देखो ये कौन सा इंडेक्स है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है, भारत की रैंक क्या है वो हम देखते हैं। तो टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पे स्पेन, तीसरे पे जापान है। और अगर स्कोर की हम बात करेंगे कि भारत का स्कोर क्या है, मतलब स्कोर के अनुसार रैंकिंग दी जाती है, तो स्कोर भी देख लो, क्या पता कभी पूछ ले एग्जाम में। तो 4.25 इसमें भारत का स्कोर है। जो टॉप पर अमेरिका है उसका स्कोर है 5.24। और जो सबसे आखिरी देश है 119वें पे, वो कौन सा देश है,
वो माली है। और ये जो इंडेक्स है ये बाइएनियल यानी कि द्विवार्षिक जारी होता है, यानी कि हर 2 साल में एक बार जारी होता है। तो इस बार आया है तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। और इसको जारी भी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। स्थापना किसने की थी? जर्मनी के क्लॉस श्वेब ने। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से रिपोर्ट या इंडेक्सेस जारी करता है, तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये जारी करता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये तो अभी इसने जारी किया, ये हमने देखा। अच्छा, टूरिज्म से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? एक तो 2-3 तो डेज बन जाएंगे आपके, जैसे कि नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, भारत में हम मनाते हैं, कौन सा दिवस है वो? इसके अलावा एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वो 27 सितंबर को होता है। और एक ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, वो 17 फरवरी को होता है। आपको याद होगा देश का पहला सबमरीन टूरिज्म यानी कि पनडुब्बी पर्यटन ये कहाँ पे शुरू होगा? द्वारका, गुजरात में होगा, ये जरूर याद रखना। और अभी हमने देखा था 2024 में ही कि रेनबो पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। अभी देखो रैंकिंग इंडेक्सेस वाला प्रश्न है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं, सूचकांक हमने पढ़े हैं, वो सारे आपको एक साथ में यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ जनवरी से लेके अभी तक। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ये शीट याद हो चुकी होगी, लेकिन जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप साथ में बोलते हुए चलना, देखते हुए चलना, और धीरे धीरे आप हमसे जुड़े रहोगे। रेगुलर अगर क्लास अटेंड करोगे तो जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आता है, ये शीट अपडेट कर करके मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इस तरह से आपको चीजें याद होती चलेंगी। जैसे कि देखो, इस साल सबसे पहले हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, जिसमें डेनमार्क टॉप पे था, भारत 93 नंबर पे था। जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें जो जो पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं। जैसे कि सबसे क्लीन शहर 2 थे, इंदौर और सूरत, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सारस्वत टॉप पे था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड। राज्यों में टॉप पे महाराष्ट्र था, और सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था। तो सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ था। अभी पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी 2024, और इसमें 3 पॉइंट याद रखो। भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड है? 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9 है। इसके अलावा भी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो टॉप पे लंदन था। भारत से बेंगलुरु सबसे आगे है, यानी कि 6वें स्थान पर। उसके अलावा लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। भारत 41 पे था, टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इंडेक्स बोलेंगे इसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका है, इसको जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया था, भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2022 आया, भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। 2 इंडेक्सेस को जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। एक अभी हमने देखा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, और इसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 4थे स्थान पर है, इसमें टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया, फिर चाइना है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आया, भारत 51 नंबर पर है, तो टॉप पे सिंगापुर है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत 3रे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया था। एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन सा बन गया? भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का जो मार्केट प्लेस है वो है। अभी साइबर क्राइम इंडेक्स हमने देखा, भारत 10वें स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, भारत 159 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किसने किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये जनवरी से लेके अभी मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे वो सारे हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं, और ये आपको ध्यान भी होने चाहिए। भारत की रैंक मैंने आपको बताई हर में, टॉप पर कौन है ये बताया, और जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं उनको किसने जारी किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो देखो, इन सभी का क्विज आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ये पैनल वाली पीडीएफ फ्री में मिलती है,
तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसका ग्रीन कलर का लोगो होगा। और दूसरी बात, अभी मई महीना चल रहा है और अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं या जनवरी से आप पढ़ना चाहते हैं या अगर पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन करना चाहते हैं क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स आपने रिवीजन नहीं किया तो वो भूल चुके हैं, तो उसके लिए वन लाइनर करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन वाली क्लास लेता हूँ जिसका इस तरह का ब्लैक कलर का थंबनेल होता है, उसे अटेंड करने से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जो चीज़ें आप भूल चुके हो उसका एक थॉरोली रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने वहाँ पे कंसिडर किए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए, उसको बिल्कुल मिस मत करना, वो मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा घर में टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स को, वनडे एग्जाम्स के लिए तो कम से कम। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो हमारा भी टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा टू लैम। तो वियतनाम की संसद ने अभी टू लैम को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वियतनाम की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। अच्छा, पहले मैं आपको वियतनाम ले चलता हूं। ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई होती है, करेंसी है डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। चलो एक बार फिर से हमें मौका मिला है 2024 के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के, उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ईरान के अभी जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रायसी, इनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। तो जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते और नए नहीं बन जाते तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर, जो कि अभी तक यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। ये अब कार्यवाहक प्रेसिडेंट बन गए हैं। बाकी अभी क्रोएशिया के नए प्रेसिडेंट बने थे आंद्रेज प्लेंकोविच। उसके अलावा स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने जॉन स्विनी। पनामा के प्रेसिडेंट बने जॉस राउल मोलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुल्यूक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली एसोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एबरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो ये लीजिए 2024 के ये सारे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो अभी न्यूज में थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा ये कहां पे शुरू की? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र यानी कि इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को शुरू किया है। इंडोनेशिया में भी कहा? इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर। इंडोनेशिया ये सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। अच्छा, ये स्टारलिंक क्या है? तो ये हजारों सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो कि स्पेस एक्स के अंडर ही आता है। स्पेस एक्स आप जानते हो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसके मालिक एलन मस्क ही हैं। तो इन्होंने क्या करा, पृथ्वी के चारों ओर स्पेस में जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां पे यानी कि धरती से 500 मीटर यानी कि धरती से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12,000 उपग्रहों का ऐसा सर्कल बना लिया। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट देना। यही है इसकी स्टारलिंक परियोजना। और अब ये अपनी इस इंटरनेट सेवा को हर देश को बेच भी रहा है। जैसे कि अभी ये स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई कहाँ पे? इंडोनेशिया में। देखो, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इसकी जो पुरानी कैपिटल है वो जकार्ता है और जो इसकी नई कैपिटल है वो नुसंतारा है। बोर्नियो द्वीप पर है, याद रखना। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी होती है और अभी नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। और आपको याद होगा एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम है वूश, इसको भी यहीं पे लॉन्च किया गया था इंडोनेशिया में ही। माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी, माउंट मेरापी, माउंट इबू, ये सब अभी हमने पढ़े इंडोनेशिया से यहाँ पे विस्फोट हुए। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला ये कहां पर स्थापित की गई या कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा चिली देश में। चिली ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसका अगर आप शेप देखोगे ना इस कंट्री का तो वो भी चिली की जैसा ही है, मिर्ची की जैसा ही है। तो अभी टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला का उद्घाटन किया है और इसका नाम भी क्या है? TAO। TAO का मतलब हो गया टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। तो जैसा कि नाम से क्लियर है इसे कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थित है? ये जो अटाकामा मरुस्थल है वहां पर, और ये कहाँ पर है? चिली देश में है। और इसकी खास बात क्या है कि ये विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। कितनी ऊंचाई पर है? सबसे ऊंची है तो आएगा ना मन में ख्याल, कितनी ऊंची है भाई बताओ? 18,500 फीट ऊंचाई पर है ये। और इस तरह से इसने प्रसिद्ध अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी ऊंचाई मात्र 16,570 फीट है। तो इस ऑब्जर्वेटरी, इस वेधशाला का क्या उपयोग होगा? एक लाइन में बोलूं तो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल होगा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सितारे कैसे हुए, ये सब। अच्छा, अभी मैं आपको चिली देश ले चलूंगा घुमाने के लिए, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्नों का उत्तर दो कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन बनाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। और अगर पूछे अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत की पहली वेधशाला कहां पे बनेगी? तो आंसर करना उत्तराखंड में। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं चिली। ये रहा मैप में चिली। कैपिटल इसकी सैंटियागो होती है, देखो। करेंसी है चिलियन पेसो और प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। और यहाँ पे आपको अटाकामा का मरुस्थल मिलेगा। इसकी भी खास बात क्या है कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जो एक पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ है। तो ये सब ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप नटराजन को। तो अभी RBI ने प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2015 में, मुंबई में मुख्यालय है और MD CEO इसके कौन है? वी वेदनाथन। बाकी कपिल सिब्बल इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने थे। तो अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के MD CEO बने थे। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहां पे हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो HIV के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। और आपको पता अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और अभी HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है। ये वैक्सीन क्या करती है? जो निष्क्रिय हुए एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब जो एंटीबॉडीज इनएक्टिव हो चुके हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, उन्हें फिर से प्रेरित करती है ताकि वो HIV वायरस के खिलाफ लड़ सके। और अभी अमेरिका में इसकी ये सफल टेस्टिंग की गई है। किसने की है? ड्यूक मानव वैक्सीन संस्थान ने। HIV के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। HIV की फुल फॉर्म देखो पहले, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये करता क्या है? हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कमजोर कर देता है। तो फिर क्या होता है? छोटी से छोटी बीमारी भी हमें लग जाती है और वो मिटती नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर हो जाता है। हर तरह की बीमारी हमें लग जाएगी और इसी से इंसान मर जाता, खत्म हो जाता है पूरा। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिसा टेस्ट। अभी एड्स से संबंधित 2 दिवस मैंने आपको बताए थे। एक तो वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, और एक वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को होता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और वैक्सीन अभी न्यूज में थी, जैसे कि होविश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए आई थी। सर्वावैक्स, इसे सीरम ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, सर्वाइकल कैंसर के लिए। मॉस्क्यूरिक्स, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। और दुनिया की पहली वैक्सीन जो चेचक की बनी थी उसको बनाया था एडवर्ड जेनर ने। रेबीज का टीका किसने लॉन्च किया था या किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कहां अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है दुबई में रहने वाले भारतीय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये अरतारा 24 का आयोजन कहां पे हुआ? दुबई में, जो कि क्या है? एक तरह का ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं। और क्विज और PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया 21 मई को। फिर पूछा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए, गोपी थोटागुरा। वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर पूछा भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से बनी है, रशिया। फिर पूछा किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में अभी भयंकर विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया। फिर पूछा लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति के पद की शपथ ले ली, ताइवान। फिर पूछा नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया इन स्पेस को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक स्पॉन्सर बना प्यूमा इंडिया। यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स को किसने लॉन्च किया, असम ने। और फिर पूछा नारायण वगुल का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा 2010। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, तो कल होमवर्क प्रश्न नहीं लग पाया, कोई बात नहीं। वैसे मैंने बीच में 2-3 प्रश्न आपसे पूछे थे, जिन जिनको आते थे सबने उनके उत्तर दिए। तो ये लो, अब आज का आपके लिए होमवर्क प्रश्न ये रहा।